नमस्कार दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सूचना मुंबई से आ रही है। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और ये डेवलपमेंट ये है कि 4 साल पहले ऋतिक रोशन ने, हालांकि कंगना रनौत का नाम नहीं लिया था उस एफआईआर में, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो दर्ज कराई थी साइबर सेल में 4 साल पहले 2016 में। और आपको याद होगा कि बॉलीवुड का वो सबसे चर्चित और विवादास्पद एक ऐसा मसला था जिसमें कंगना रनौत ने टेलीविज़न चैनलों पर भी, इंटरव्यूज़ में भी, जो आपका मुख्य धारा का मीडिया है उसमें भी गंभीर आरोप लगाए थे ऋतिक रोशन पर। और ऋतिक रोशन ने गंभीर आरोप लगाए थे कंगना रनौत पर। आरोप क्या थे? कंगना का ये कहना था कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशन में थी। भले ही वो एक छोटा अफेयर था, लेकिन वो उसके साथ रिलेशन में थी। उसने उसके साथ सगाई भी कर ली थी सुजैन के साथ तलाक लेने के बाद। लेकिन उसके बाद पता नहीं किन कारणों से ऋतिक रोशन बैक हो गया। ऋतिक रोशन ने ये आरोप लगाए थे कंगना रनौत पर, बिना नाम लिए साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करा करके अपने वकील महेश जेठमलानी के जरिए, कि उसे सैकड़ों ईमेल भेजी गई 2013 से लेकर के 2014 तक। ऋतिक रोशन का कहना था कि ये मेल कंगना रनौत की मेल आईडी से भेजी गई। कंगना ने उस समय कहा था कि मेरी ईमेल आईडी और मेरे पासवर्ड की जानकारी ऋतिक रोशन को थी और हो सकता है कि उसने केस बनाने के लिए मेरे नाम से, मेरी ही आईडी से खुद को ये सब ईमेल भेजी हों। इस मामले की जांच पड़ताल अभी तक मुंबई की साइबर सेल कर रही थी। लेकिन कंगना के मुंबई में पैर रखने से पहले इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी चर्चा में है। और किस लिए चर्चा में है? क्योंकि टीआरपी वाले मामले की जांच भी क्राइम ब्रांच कर रही है। हंसा रिसर्च कंपनी या एजेंसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं मुंबई क्राइम ब्रांच पर कि वो उसे रिपब्लिक मीडिया का नाम लेने के लिए प्रेशराइज करती रही है, उसके अधिकारियों को वहाँ बुला कर के प्रताड़ित करती रही है। हंसा रिसर्च एजेंसी मुंबई हाई कोर्ट पहुँच चुकी है, याचिका लगा चुकी है, इस केस को कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र करने की मांग भी कर चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट से अभी इस केस को किसी दूसरी एजेंसी को या राज्य से बाहर ट्रांसफ़र करने के आदेश तो नहीं हुए हैं। हंसा रिसर्च एजेंसी के जो आरोप थे कि उनको रोज़ रोज़ बुलाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको कई कई घंटे और कभी कभी तो रात को 11 बजे तक भी बैठाया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हफ्ते में केवल 2 दिन ही अब मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस हंसा कंपनी से जुड़े हुए लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है कि क्राइम ब्रांच अगर टीआरपी वाले मामले में अर्णब गोस्वामी पर किसी तरह का प्रेशर बनाने के लिए उसके वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करती है, उसके सीईओ विकास खान चंदानी को गिरफ्तार करती है और एक दूसरे मामले में केस को रीओपन करके
अर्णब गोस्वामी को भी गिरफ्तार करती है। अगर इनके वाइस प्रेसिडेंट वितरण घनश्याम सिंह 25 दिन तक पुलिस हिरासत में रहते हैं या जेल में रहते हैं, अर्णब गोस्वामी अगर 8 दिन तक जेल में रहते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, जमानत मिलती है, उनको रिहा किया जाता है और उनके सीईओ विकास खानचंदानी को भी टीआरपी वाले मामले में ही गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर ये अंदाज़ा लगाना या ये कयास लगाना या ये संभावना व्यक्त करना कि क्राइम ब्रांच को कंगना रनौत से जुड़े हुए एक केस को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये कयास तो लगाए ही जा सकते हैं कि कंगना रनौत जब मुंबई पहुंचेंगी तो 4 साल पुराने ऋतिक रोशन द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अब उस पर भी घेराबंदी की जा सकती है, उसे भी क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच डिवीज़न का, तो उनसे भी घंटों घंटों पूछताछ की जा सकती है। आप जानते हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ बाकायदा राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कई और धाराएं भी उसमें लगाई गई हैं और इसके खिलाफ कंगना रनौत और उनकी बहन बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि बांद्रा पुलिस ने उनको 3 अलग अलग समन जारी करके अलग अलग तारीखों पर तलब किया था। शुरू की 2 तारीखों पर कंगना रनौत का ये कहना था कि वो अपने भाई की शादी के समारोह में व्यस्त है, इसलिए बम्बई नहीं आ सकती है। और इसके बाद वो एक जयललिता की जो बायोपिक बन रही है उसकी शूटिंग के लिए हैदराबाद चली गई थी और तभी वो बॉम्बे हाई कोर्ट भी गई जब तीसरा समन उनको और उनकी बहन को जारी किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको राहत मिली 8 जनवरी तक के लिए कि 8 जनवरी को वो बांद्रा पुलिस स्टेशन जा कर के अपने बयान दर्ज कराएं और उनकी बहन के लिए भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल पूछा था कि बाकी की धाराएं तो ठीक हैं कि आप दर्ज करा रहे हैं कि वो जो ट्वीट जारी कर रही हैं उनसे 2 समुदायों के बीच में या फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू और जो मुसलमान आर्टिस्ट हैं उनके बीच में एक गलतफहमी या किसी तरह का कोई तनाव या दूसरी तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पर ये राजद्रोह का केस आपने कैसे कंगना रनौत के ऊपर लगा दिया है। और इस पर मुंबई पुलिस कोई जवाब दे नहीं पाई थी। बहुत संभव है कि जब कंगना रनौत जनवरी के पहले सप्ताह में मुंबई पहुँचे तो अर्णब गोस्वामी के मीडिया नेटवर्क की तरह उन्हें भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करने के लिए, पूछताछ के लिए तलब किया जाए। जहाँ तक इस मामले का सवाल है जो ऋतिक रोशन वाला है, कंगना रनौत वाला है, तो 2016 में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की थी और ये आरोप लगाया था कि कंगना के अकाउंट से 100 से ज़्यादा ईमेल उनको प्राप्त हुए थे। ऋतिक की एफआईआर के अनुसार उन्हें 2013 से लेकर 2014 तक कई 100 ईमेल्स मिले थे। जब ऋतिक रोशन की तरफ से साइबर सेल में ये मामला दर्ज कराया गया था तो जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें कंगना का नाम नहीं था, अज्ञात के रूप में ही ये मामला दर्ज कराया गया था IPC R/W 66C और D की धारा 419 के तहत। और इंडिया टुडे की खबर के अनुसार सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखते हुए ये मांग की थी कि इस केस की जांच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, लिहाजा इसे आगे बढ़ाया जाए। यानी 4 साल बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेटर में क्या लिखा था महेश जेठमलानी ने? उन्होंने लिखा था कि ऋतिक की ओर से मैं ये पत्र लिख रहा हूँ और अनजान के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 23 मई 2016 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ऋतिक रोशन ने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जांच के लिए सौंप दिए थे।
जिन्हें आदेश के बावजूद लैपटॉप और फ़ोन की अभी तक वापसी नहीं हुई है। हमारे क्लाइंटर ने 7 अप्रैल 2017 की एक शिकायत साइबर क्राइम पुलिस में की, जिसमें उनके साथ हुए हैरेसमेंट के बारे में भी बताया गया था। उन्होंने सभी ईमेल, उनके पासपोर्ट, सभी प्रासंगिक दस्तावेज सौंप दिए थे। हमारे क्लाइंट सभी टॉप पुलिस अधिकारियों से अपने और फैमिली के साथ हुए ट्रॉमा के बारे में बता चुके हैं। टाइम पर जांच करने की रिक्वेस्ट भी की गई, हालांकि आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। केस अभी भी पेंडिंग है। जल्द से जल्द जांच पूरी करने का हम अनुरोध करते हैं। और 2016 से चल रहे इस मामले में कंगना और ऋतिक ने एक दूसरे को नोटिस भेजे थे। ऋतिक ने यह नोटिस तब भेजा था जब कंगना ने एक इंटरव्यू में उन्हें सिली एक्स कहा था। इसके बाद ये खबर सामने आई थी कि कंगना ने ऋतिक को कई सारे मेल किए थे जब वे कथित तौर पर रिलेशन में थे। कंगना और ऋतिक ने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया है। 2010 में आई काइट्स और 2013 में आई क्रिश 3 में। और इसी दौरान कंगना और ऋतिक के अफेयर की खबरें भी आई थी। इसी से जुड़ा हुआ मामला जावेद अख्तर वाला भी है। जावेद अख्तर ने पिछले दिनों कंगना रनौत पर और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर मानहानि का मामला दर्ज कराया है। कंगना ने एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाए थे कि जब ऋतिक रोशन के साथ उसका झगड़ा चल रहा था तो जावेद अख्तर ने बाकायदा उसे घर बुला कर के धमकाया था कि वो ऋतिक रोशन के खिलाफ बयानबाजी करना बंद करे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक सलाह दे डाली कि जाकर के ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा। कंगना ने तो ये भी कहा था उस इंटरव्यू में कि जावेद अख्तर ने उन्हें कहा था कि ऋतिक से माफ़ी मांग लो वरना तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा। और कंगना ने उस समय ये आरोप भी लगाए थे कि करण जौहर, जावेद अख्तर और महेश भट्ट बॉलीवुड के सुसाइड गैंग हैं। और ये जब मामला सामने आया कि साइबर सेल से इस मामले को क्राइम ब्रांच स्थानांतरित कर दिया गया है, तो कंगना रनौत की तरफ से भी एक बयान आया है। कंगना ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा है कि उसकी रोने धोने वाली कहानी फिर शुरू हो गई। हमारे ब्रेकअप और उसके तलाक के कई सालों बाद भी वो आगे बढ़ने, किसी महिला को डेट करने को तैयार नहीं है। जैसे ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ उम्मीद पाने की हिम्मत जुटाती हूँ, वो वही ड्रामा शुरू कर देता है। ऋतिक कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए? ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये मसला साइबर सेल से क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है तो मुंबई पुलिस का आगे क्या स्टेप रहता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।